पता है इतने सारे लोकी वॉइड में क्यों दिखाई देते हैं? रीजन इसके फर्जी है। असल मुद्दा था कि एक ऐसे लोकी को ढूंढना जो सेक्रेट टाइमलाइन का उद्धार कर दे। सिल्वी को ऐसे ही उठाया गया। किड लोकी, एलिगेटर लोकी, क्लासिक लोकी, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और काला लोकी, ये सभी ह्यूमन्स की इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें कूड़े में फेंक दिया गया। इस काम पर ह्यूमन्स ने लाखों साल लगाए थे। लास्ट बार सिल्वी को लेकर ह्यूमन्स ने दाव भी खेला, लेकिन ये सटीक नहीं बैठा, इसलिए टाइमलाइंस को फिर से रीसेट कर दिया गया। हर बार लोकी को चुना जाता, आउटकम वैसा नहीं आता जैसे 616 के लोकी के साथ आया, तो इन सभी लोकी को वॉइड में फेंक दिया जाता, और यही तो जुआ है। टाइमलाइंस रीसेट होती रही एक लोकी की खोज में, और वॉइड को यूज किया गया एक कूड़ेदान की तरह। अब बड़ा सवाल ये आता है कि लोकी को यहाँ क्यों चुना गया? बाकी कैरेक्टर टोनी स्टार्क जैसे वो भी तो मौजूद थे। तो इसका जवाब है लोकी का पर्सोना और उसकी एक लंबी लाइफ जो हमेशा एक एसगार्डियन की होती है। वहीं इस चीज पर भी नजर जाती है कि ह्यूमन्स ने लोकी को बिल्कुल डॉक्टर डूम बना दिया है। सदियां लगाकर उसने साइंस की समझ को सीखा, मैजिक तो वो लेकर ही आया था। अब वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, ऊपर से वो हरा भी है। जिस कैसल और जिस थ्रोन पर लोकी अभी बैठा है वो पहले ह्यूमन्स का ही था, और ह्यूमन्स ने ये डॉक्टर डूम से लिया था। कुछ टाइमलाइंस को आइसोलेट करके जो ह्यूमन्स ने सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया, ह्यूमन्स जानता था कि इस टेम्पोरल लूम से इसका अस्तित्व हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहने वाला। एक पॉइंट पर इसे रीसेट करना पड़ता है और उससे मल्टीवर्सल वॉर का खतरा और भी बढ़ जाता है। लोकी जिस पॉसिबिलिटी और इक्वेशन के साथ यहाँ तक पहुंचा है, बस इसने इसी मल्टीवर्सल वॉर के स्विच को ऑन कर दिया है, जो एक सेफ्टी बटन हुआ करता था। ह्यूमन्स ने लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में भी ये कहा था कि अगर लोकी इस पॉसिबिलिटी को चुनता है तब सेक्रेट टाइमलाइन का वजूद भी नहीं रहेगा। मतलब एक तरफ हमने देखा है कि जितना भी कुछ एमसीयू से हमें अभी तक देखने को मिला है वो सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर आता है। भले ही एंड गेम में वो पॉइंट था जहाँ चूहा एंटमैन को क्वांटम रेल से बाहर निकाल देता है, चीजें यहाँ से बदलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अवेंजर्स और सुपर हीरोज ये पाथ फॉलो कर रहे थे सेक्रेट टाइमलाइन का। इनको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये सेक्रेट टाइमलाइन के आउटकम के अवेंजर्स हैं जो ह्यूमन्स लिखवाना या करवाना चाहता था। वहीं इस साइड जो लोकी ने मल्टीवर्सल ट्री बनाया और ह्यूमन्स ने वार्निंग दी कि सेक्रेट टाइमलाइन भी नहीं रहेगी, तब ओरिजिनल टाइमलाइंस का वजूद सामने आया। और एमसीयू में ये चीज भी कही जाती है कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, और पास्ट में जो भी चीज ओरिजिनल होके सामने आ रही होंगी उससे फ्यूचर के सेक्रेट टाइमलाइन वाले इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसा देख लो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में डॉक्टर डूम का वजूद था, इसीलिए तो कैंग ये सब सामने आया, क्योंकि कैंग ही डॉक्टर डूम का वंशज है। अब कंट्रोल आया ह्यूमन्स के हाथ में, उसने सेक्रेट टाइमलाइन बनाया और डॉक्टर डूम को पैदा होने नहीं दिया या फिर उसको कोई लाइफ नहीं दी सेक्रेट टाइमलाइन पर। और अब कंट्रोल छूटा है तो ओरिजिनल टाइमलाइंस के इवेंट भी सामने आएंगे और सेक्रेट टाइमलाइन में डाले गए कैरेक्टर्स के वजूद भी फ्यूचर में जिंदा रहेंगे। इसे ऐसा देखो कि आपके सिर के बाल ओरिजिनल सफेद हैं, आपने डाई लगाई, अब ये काले हो चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि आपने डाई लगाना बंद कर दिया तो आधे बाल काले हो गए और जो ओरिजिनल नीचे से बाल आ रहे हैं वो सफेद हैं। अब ये काले और सफेद बाल आपस में लड़ना शुरू कर दे कि ये सर किसका है, तो एक बैटल शुरू होगी। बस यही ओरिजिनल टाइमलाइन और सेक्रेट टाइमलाइन काले और सफेद बाल हैं। ह्यूमन्स, कैंग, इमोर्टस, रामाटूट और पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स, यहाँ तक कि कैंग द कॉन्करर। इधर सिल्वी, रवोना, टीवीए के कर्मठ कर्मचारी, यहाँ तक कि डॉक्टर डूम भी ओरिजिनल टाइमलाइन से है। अब यहाँ ये ओरिजिनल टाइमलाइन या प्री टाइमलाइन के जितने भी कैरेक्टर हैं वो मल्टीवर्स को अपने तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे, और वो कर भी रहे थे। दूसरी तरफ सेक्रेट टाइमलाइन के कैरेक्टर्स को अब पता चला है कि मल्टीवर्स खतरे में है, इनकर्जन जैसी चीजें सामने आ रही हैं, वो भी इस गेम में उतरेंगे और उनका सामना होगा इन ओरिजिनल लोगों से, मतलब डॉक्टर डूम, कैंग, इमोर्टस अगर दिखाया गया तो। ये सब इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि ये जो मल्टीवर्सल ट्री है इसमें सेक्रेट टाइमलाइन का वजूद तो है ही, साथ ही उन टाइमलाइंस का भी वजूद शामिल हो गया है जिसे ह्यूमन्स कभी होने से रोक रहा था। शुरू से लेकर एक एक एपिसोड में इन सारी चीजों को हम डिटेल्स में समझेंगे, इसीलिए ये जो पहला एपिसोड है इस पर हम बात करेंगे सेक्रेट टाइमलाइन के वजूद की। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और रोड टू डूम्सडे के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटे से डाउट को क्लियर कर देता हूं कि टाइमलाइंस और यूनिवर्स ये दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ टाइमलाइंस को आइसोलेट किया ह्यूमन्स ने और उसे नाम दिया सेक्रेट टाइमलाइन का, क्योंकि इसमें वही इवेंट होने थे जो मल्टीवर्सल वॉर तक नहीं पहुंचते, और कोई भी अगर इसका उल्लंघन करता था तब एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती थी जिसको टीवीए प्रोन कर देता था। अब यहाँ ये जो नई ब्रांच टाइमलाइन बनी है ये कोई नया यूनिवर्स नहीं है, बल्कि ये उसी यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब एक ऐसी रियलिटी जो बस बदल गई है। सेम चीज ये मल्टीवर्सल ट्री में भी है। यहाँ ये जितनी भी ब्रांच रियलिटी है ये उस यूनिवर्स के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की रियलिटी है जो अब बदलने लगी है या क्रिएट होने लगी है।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल व्हाट इफ सीरीज है, जहां हम हर एक कैरेक्टर की अलग अलग पॉसिबिलिटीज की न जाने कितनी सारी कहानी देखते हैं। और जो डॉक्टर स्टेज वाला एपिसोड था, वहां दो टाइमलाइंस के बीच का इनकर्जन और उनकी कहानी कैसे एक पॉसिबिलिटीज के साथ दो भागों में टूट जाती है, ये बहुत बेहतर ढंग से दिखाया है। अब अगर सेक्रेट टाइमलाइन की और भी गहराई पर बात करें तो सबसे पहले हमें जो सेक्रेट टाइमलाइन को दिखाया वो दिखाया लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में, जहां कई सारी सीधी टाइमलाइन थी और एक दूसरे के ऊपर पैरेलल थी। मिस मिनट ने अपने एनिमेशन से भी ये समझाया कि टाइमलाइंस कैसे बनी और टाइमलाइन से होने वाली मल्टीवर्सल वॉर कैसे शुरू हुई। फिर टाइम कीपर्स आए, मल्टीवर्सल वॉर को रोका और कुछ टाइमलाइंस लेकर इन्हें एक सिंगुलर टाइमलाइन बना दिया, जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहा जाने लगा। लेकिन बाद में ह्यूमेंस ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने टाइमलाइंस को आइसोलेट करके सेक्रेट टाइमलाइन को क्रिएट किया है। और यहाँ टाइमलाइंस को आइसोलेट करने का मतलब यही है कि ह्यूमेंस ने कुछ ही टाइमलाइंस को चुना जिनसे मल्टीवर्सल वॉर होने का खतरा था, और यही आइसोलेटेड टाइमलाइन सेक्रेट टाइमलाइन बनी। और टीवीए का काम इन्हीं ही टाइमलाइन तक सीमित है। इसके अलग जो टाइमलाइंस हैं, जिसको ह्यूमेंस ने इंक्लूड नहीं किया है सेक्रेट टाइमलाइन पर वो मल्टीवर्स के अस्तित्व में कहीं जिंदा है। तो कैसे टीवीए को कैंग, डॉक्टर डूम, इमोर्टस, काउंसिल ऑफ कैंग्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वो इन सेक्रेट टाइमलाइन में तो है ही नहीं। अब ह्यूमेंस की कुछ बातों को डिकोड करें तो हमें बहुत कुछ समझ में आता है। जैसे उसने बताया कि मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी 30वीं शताब्दी में। कैंग का एक वेरिएंट था जिसने टाइम ट्रेवल किया और अपने वेरिएंट से मिला। ये सारे वर्जन आपस में मिले जिन्होंने नॉलेज और टेक को शेयर किया, लेकिन कुछ वर्जन ऐसे इविल थे जिन्होंने मल्टीवर्स को कॉन्कर करना सही समझा, और ऐसे शुरू हुआ एक मल्टीवर्सल वॉर। ये वो समय था जब मल्टीवर्सल टाइमलाइन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था और ना ही किसी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन। ये एक तरह का रियल फ्री विल था। फिर बाद में सामने आया कैंग द कॉन्करर, जिसने पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर कर लिया, और ये चीज इस मल्टीवर्स के एंड तक पहुंच गई। ये सब ओरिजिनल टाइमलाइन पर 30वीं शताब्दी में हो रहा था, जिसके रीजन 20वीं शताब्दी के अवेंजर्स और डॉक्टर डूम थे। अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर की कांड की वजह से विक्टर वॉन डूम जो एक इंसान था वो डॉक्टर डूम बना, और मिस्टर फैंटास्टिक का वंशज ही तो कैंग है। लेकिन कैंग ये मानता नहीं है, बल्कि वो अपना पूर्वज डॉक्टर डूम को मानता है। फिलहाल यहाँ पर जो 30वीं शताब्दी के एंड ऑफ टाइम पर मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी, इसको खत्म नहीं किया जा सकता था। इसलिए ह्यूमेंस ने अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम को लेकर दो प्लान बनाए। प्लान पहला ये था कि मल्टीवर्स की पूरी कहानी को फिर से रीराइट किया जाए, और उसमें मदद ली ओलाइथ की। ओलाइथ ने यहाँ पर प्रूनिंग सिस्टम वाला काम किया, और जितने भी वेरिएंट बन रहे थे या जिस पॉइंट से नेक्सस इवेंट होना था, उन सभी कैरेक्टर्स को खा गया। कैंग को पकड़कर क्वांटम रेल में फेंक दिया गया, और जो उसका विजन था सर्कुलर टाइमलाइंस को क्रिएट करना, वो ह्यूमेंस ने क्रिएट किया। सेम चीज डॉक्टर डूम के साथ भी की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रूफ मेरे सामने नहीं आया है, सिवाय इस चीज के कि डॉक्टर डूम की जितनी भी लेगेसी थी वो टीवीए यूज कर रहा है, यहाँ तक कि उसका सीटाडेल, टीवीए और उसकी टेक्नोलॉजी। और ऐसे ही ह्यूमेंस ने कैंग की गर्लफ्रेंड रवोना को भी यूज किया। फाइनली एक सेक्रेट टाइमलाइन बनी और इसे बार बार रिसेट किया गया। वही ह्यूमेंस का ये भी डर था कि जो उसने मल्टीवर्सल वॉर को पॉज कर रखा है, उसका भी एंड होना जरूरी है। इसीलिए ह्यूमेंस का प्लान बी सामने आया, और ये सुनने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ओरिजिनल टाइमलाइन पर जो 30वीं सदी में मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी, उसको ह्यूमेंस ने सेक्रेट टाइमलाइन पर 20वीं सदी में खींच लिया। उस समय जहां अवेंजर्स, डॉक्टर डूम, कैंग एक साथ एक जगह मौजूद हों। यहाँ तक कि हर एक टाइमलाइंस के सुपर हीरोज, चाहे हम बात करें एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर या फिर अवेंजर्स की, ये सभी 20वीं शताब्दी में अपने पीक पर थे। ये एक ऐसा टाइम जोन है जहाँ सुपर हीरो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करते थे, या इसको मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ सुपर हीरोज की एक तरह की सुनामी आ गई थी। और अगर कॉमिक्स में बाकी शताब्दियों के सुपर हीरोज को देखोगे तो कहीं पर भी इतने सुपर हीरोज नहीं दिखाई देते जहां ये 20वीं सदी में दिखाई देते हैं। अब यहीं से एक गेम चालू होता है जिसको नाम दिया गया इन्फिनिटी सागा का। एक एलियन विलन जिसको इन्फिनिटी स्टोन्स चाहिए थे, और यहीं पर हर एक इन्फिनिटी स्टोन्स इतना पावरफुल है दूसरे कैरेक्टर से कि अगर ये मिसप्लेस होता है तो टाइम फ्लो प्रॉपर कट ही जाता है। मतलब एक कैरेक्टर के मिसप्लेस से एक ही ब्रांच टाइमलाइन बन सकती है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स अगर हट जाएं तो कई सारी ब्रांच टाइमलाइन पैदा हो जाएंगी। इसलिए ह्यूमेंस ने इन्फिनिटी स्टोन्स और टाइम ट्रेवल को इन्फिनिटी सागा के ये इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में रखा, ताकि यहाँ से चीजें सीधे मल्टीवर्सल वॉर तक पहुंचे जो पॉज हो रखी है। और मे बी जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक चांस देखा था थैनोस से जीतने का, और जो चूहा छोड़ा गया एंटमैन को क्वांटम रेल से बाहर निकालने के लिए, इन सब के पीछे ह्यूमेंस का ही दिमाग है।
क्योंकि अगर एंटमैन क्वांटम रेल्म से बाहर नहीं आता तो उसकी वजह से कैंग भी आजाद नहीं होता, ना ही उसकी वजह से टोनी स्टार टाइम ट्रेवल कर पाता और ना ही अवेंजर्स टाइम डकैती करते, और इस टाइम डकैती से जो लोकी TVA तक पहुंचा वो भी नहीं हो पाता। साथ ही टोनी की डेथ भी जरूरी थी क्योंकि उसका ये पुनर्जन्म डॉक्टर डूम से जुड़ा हुआ है। मेरा मानना यह है कि जैसे ही एंटमैन क्वांटम रेल्म से बाहर निकला तभी से ब्रांच टाइमलाइन बनना शुरू हो गई। ये सारी चीजें सटीक ह्यूरोमेंस ने एक ही जगह डाली है और वो इवेंट मात्र है इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। सोचो ह्यूरोमेंस ने एंड गेम के इवेंट को कितनी बार ऐसा पॉसिबिलिटीज में तोड़ा होगा कि वो इवेंट वैसा ही हो जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज ने सोचा, या ह्यूरोमेंस ने उन्हें करवाने पे मजबूर किया। क्या पता यहाँ पर अवेंजर्स की नीति यही होती कि वो किसी भी पॉसिबिलिटीज में थैनोस से नहीं जीत सकते थे, लेकिन एक चूहे का इंटरफेयर हुआ और ये 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी अवेंजर्स के फेवर में आ गई। चाहे अब ये कांड डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर में जाकर किया हो या ह्यूरोमेंस ने उस बिल्ली को उठा लिया हो जो उस चूहे को खाने वाली थी, और जब इस बिल्ली को TVA वाले उठाने आए होंगे तब ये देखकर इसके मालिक ने कहा होगा कि ब्लिप के समय यही बिल्ली एकमात्र ऐसी चीज है जो मेरे साथ है, अगर इसको ले जा रहे हो तो मुझे भी ले जाओ। और ऐसे ये बिल्ली और उसका मालिक TVA में पहुंचा और उसको कुछ काम मिला। खैर, इस पूरी सेक्रेट टाइमलाइन की कहानी को अगर मैं कुछ साफ शब्दों में समझाऊं तो नंबर 1 ये आइसोलेटेड टाइमलाइन है जिसको ह्यूरोमेंस ने रीराइट किया है। नंबर 2 ओरिजिनल टाइमलाइन अभी भी मौजूद में है क्योंकि अब मल्टीवर्सल ट्री आ गया है। नंबर 3 इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का जो इवेंट थैनोस के साथ हुआ था, यहाँ अवेंजर्स कभी थैनोस से जीतते ही नहीं। और जो एक पॉसिबिलिटी डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखी उसके पीछे मुझे लगता है कि ट्रिक है। मे बी यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर में जाकर कुछ ऐसा किया जैसे हमने चूहे वाली बात की और वही आगे जाकर इनकर्जन की वजह बन गए हों। चौथा पॉइंट ये है कि सेक्रेट टाइमलाइन में जितने भी सुपर हीरोज ने अपनी कहानी को कंप्लीट किया, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में अब जहाँ सुपर हीरोज पहुंच चुके हैं वो सभी हीरोमेंस की कहानी से ही चल रहे थे, मतलब उनका कोई ओरिजिनल वजूद नहीं था। और जो मार्वल में पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता और पास्ट में अब जो ओरिजिनल कैरेक्टर और सुपर हीरोज आ रहे होंगे उनकी कहानी क्या होगी। एक चीज तो साफ है कि हमने अब तक जितना भी MCU देखा है ये ओरिजिनल कैरेक्टर या सुपर हीरोज इस सेक्रेट टाइमलाइन के सुपर हीरोज और कैरेक्टर से बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। नंबर 5 एंड गेम में जितना भी टाइम ट्रेवल हुआ है, कैरेक्टर मिसप्लेस हुए हैं, यहाँ तक कि 2014 का थैनोस एंड गेम के इवेंट में आ गया, 2012 से जो लोकी गायब हुआ और कैप का पैगी के साथ रहना, इन सब से जितनी भी ब्रांच टाइमलाइन बनी है वो इस मल्टीवर्सल ट्री के वजूद में ही है। ये प्रोन नहीं हुई है क्योंकि इस बार ह्यूरोमेंस का इरादा इन्हें प्रोन करने का नहीं था बल्कि एक सटीक मल्टीवर्सल वॉर का था। कॉन्करर हारे जा चुके हैं, मैनिपुलेशन नष्ट हो गया है और अब शुरुआत हो रही है सीधे डूम्सडे की। एपिसोड 2 में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को और भी अच्छे से डिकोड करेंगे, वरना आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। अब मुद्दे की बात करते हैं। अगर आप मुझे डेली सुनते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चेक करो और सब्सक्राइब कर लो। मुझे नहीं पता कि क्या गड़बड़ी हो रही है या फिर मार्वल सीन में कोई शॉर्ट हो गया है। खैर, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करते हो तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।